गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इतिहास के कुछ तथ्यों का उल्लेख किया था, भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया था। आज थोड़ा सा अलग टॉपिक अर्थात ज्योग्राफी भूगोल के बारे में आज थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करने चल रहे। मित्रों, ज्योग्राफी अर्थात एक ऐसा विषय है जो जीवन के साथ संबंधित भूगोल एक मानव की ऐसी गतिविधि है जो मानव उसके साथ जीवन जीता है। भूगोल विषय के अंतर्गत चाहे पृथ्वी हो, वायुमंडल हो, जलमंडल हो, इन सभी तथ्यों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए आज इस विषय के अंतर्गत एक ऐसा टॉपिक हम लेकर आए हैं जो बहुत आपको रुचिकर लगेगा, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जी हाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करने के लिए तमाम भूगोल के विद्वानों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया। लेकिन मित्रों, पृथ्वी के ऊपर जो था वो तो दिखाई दे रहा था, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है, इसका बहुत प्रयास करने के बाद ये पता चला कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या स्थिति है। इसके लिए अप्रोच विधि के माध्यम से भूकंपी तरंगों के सहारे पृथ्वी के आंतरिक भागों का अध्ययन किया गया। भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली तरंग को प्राथमिक तरंग, दूसरी तरंग को सेकेंडरी वेव और तीसरी तरंग को तृतीयक तरंग या लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं या सरफेस वेव के नाम से जानते हैं। मित्रों, जो भूकंपी तरंग है वो भूकंपी तरंग जो प्राथमिक तरंग है, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी जो वेव्स है, प्राथमिक तरंग है, ये तरंग तीनों माध्यमों में गतिशील होती है। अर्थात चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, ये तीनों माध्यमों में गतिशील रहती है। इसीलिए पृथ्वी पर यानी क्रस्ट पर सबसे पहले यदि कोई भूकंपी तरंग पहुंचती है तो उसे कहते हैं हम प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंग। जो द्वितीयक तरंग है, जिसे सेकेंडरी वेव के नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी वेव केवल और केवल ठोस भाग में गतिशील होती है। कहने का तात्पर्य, जहां पर ठोस मिलेगा वहीं पर ये भूकंपी तरंग गतिशील होगी, सेकेंडरी वेव गतिशील होगी। तो प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सी तरंग केवल ठोस में चलती है? तो ध्यान दीजिएगा, यस फॉर सेकेंडरी और यस फॉर सॉलिड। तो सॉलिड हिस्से में अर्थात केवल और केवल ठोस भाग में चलने वाली जो तरंग है वो सेकेंडरी वेव है, द्वितीयक तरंग। तृतीयक तरंग, ये जब पृथ्वी पर प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स अर्थात प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग एक साथ मिलकर जब गतिशील होती है तो उसे ही तृतीयक तरंग कहते हैं या धरातली तरंग कहते हैं। प्रश्न होता है कि सबसे अधिक विनाश किस तरंग से होता है? तो मित्रों ध्यान देना, जब कभी गांव में झगड़ा होता है, थोड़ा सा समझने के लिए ये मैं प्रसंग ला रहा हूं, और झगड़े में एक एक लोग रहते हैं, तो झगड़ा जो होता है वो दूरी दूरी पर ही होता है, यानी केवल प्रवचन होता है मुंह से कि तुमको देख लेंगे, तुमको देख लेंगे। लेकिन जब एक पक्ष के पीछे 1-2 लोग और आ जाते हैं
तो जिसके पक्ष में एक दो लोग आ गए, वो व्यक्ति तुरंत अगले व्यक्ति पर क्या करता है, हमला बोल देता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, सेम वही कंडीशन है इस तरंगों का। जब तक प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स अलग अलग चलती हैं, तब तक कोई बहुत ज्यादा विनाश की संभावनाएं नहीं रहती हैं। लेकिन जब धरातल पर दोनों आकर एक होती है, मैंने कहा ना कि जब दो लोग एक साथ मिल जाते हैं तो ये बहुत खतरनाक गति करती हैं, और इस प्रकार पृथ्वी पर सबसे अधिक विनाश लीला मचाने वाली जो तरंग है उसे क्या कहते हैं, तृतीयक तरंग या धरातली तरंग। ये दो प्रकार की होती है, जिसमें एक को कहते हैं लव, दूसरे को कहते हैं डब, रैले, दूसरे को कहते हैं रैले, लव और रैले, ये दो प्रकार की तृतीय तरंग होती है। मित्रों ये भूगोल टॉपिक के अंतर्गत जब हम लोग भूकंप पढ़ेंगे तो वहां पर इसका बहुत बृहद चर्चा करेंगे। लेकिन आइए थोड़ा सा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी लेना है। तो इन भूकंपी तरंगों की गतियों के कारण वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया, और पृथ्वी जैसा आप जानते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है, जियाड आकार का। ध्यान दीजिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। पृथ्वी ना तो गोलाकार है, पृथ्वी ना तो अंडाकार है, पृथ्वी ना तो चौकोर है, पृथ्वी है कैसे? पृथ्वी अपने आकार की है, जिसे क्या कहते हैं, पृथ्वी आकार अर्थात जियाड आकार। जी हाँ मित्रों, पृथ्वी का आकार कैसा है, जियाड आकार, ये ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी जियाड आकार मान लेते हैं एक गोले के समान थी। अब जब इसका अध्ययन करने की बात आती है तो आइए पृथ्वी का एक फलक हम निकालते हैं, अर्थात जैसे इसको पूरा ऐसे सर्किल बनाया जाए तो पृथ्वी का पूरा चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं हम लोग। लेकिन पृथ्वी का केवल एक फलक यहाँ काटकर आपको दर्शाने का प्रयास किया गया है। मित्रों बहुत ही जल्दी लाइव आने वाले हैं, और आएंगे तो वहां पर सारी चीजें एकदम अपडेट होंगी, और जो समस्या आपकी होगी आप कमेंट करेंगे, उन समस्याओं को हम लोग दूर करेंगे। आइए मित्रों थोड़ा सा इसका अध्ययन करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब ध्यान दिया जाए, जब पृथ्वी का एक फलक निकाला गया भूकंपी तरंगों के माध्यम से, देखने को क्या मिलता है, पृथ्वी को तीन भागों में बांटा गया। पृथ्वी के आंतरिक भागों को तीन भागों में बांटा गया। पहले का नाम दिया गया क्रस्ट, दूसरे का नाम दिया गया मेंटल, तीसरे का नाम दिया गया क्रोड या कोर। अब आइए देखते हैं, जो क्रस्ट की गहराई है ये 0 किलोमीटर से 33 किलोमीटर गहरा है क्रस्ट। और इस क्रस्ट में ध्यान दिया जाएगा, इस क्रस्ट में 3 परतें पाई गई। जो ऊपरी परत है इसमें अवसादी चट्टानों की प्रधानता है, अर्थात क्रस्ट का जो ऊपरी हिस्सा है ये अवसादी चट्टानें हैं, और क्रस्ट का जो मध्यवर्ती हिस्सा है इसमें ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें मिली हैं, और क्रस्ट का जो निचला हिस्सा है इसमें बेसाल्ट चट्टानें पाई गई। जी हाँ मित्रों, तो क्रस्ट जो है ये क्रस्ट में क्या है, क्रस्ट को 3 भागों में बांटकर हमारे भूवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, अर्थात तो 0 से 33 किलोमीटर क्रस्ट गहरे में स्थित है, उसमें 3 लेयर मिलता है। पहला है अवसादी, दूसरा है ग्रेनाइट, और तीसरा है बेसाल्ट। अब ध्यान दिया जाए, जो मेंटल है, तो मेंटल और क्रस्ट को कैसे अलग किया गया, कैसे हम जाने कि ये मेंटल है ये क्रस्ट है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, मेरे फ्रेंड्स, थोड़ा सा समझिए, हमारे भूवैज्ञानिकों ने एक परत देखा जहां से जो संरचना है पृथ्वी का, जो बनावट है वो अलग दिखाई देने लगा, और उसी हिस्से में
इन्होंने एक विभाजक रेखा खींची और उसी विभाजक रेखा के ऊपर उन लोगों ने क्रस्ट को दर्शाया और उसी विभाजक रेखा के नीचे उन्होंने मेंटल को प्रस्तुत किया। जी हाँ मित्रों, अब जो इन दोनों क्रस्ट और मेंटल को जो बांटती है उसका नाम दिया इन लोगों ने क्या? मोह असंबद्धता। ध्यान दिया जाए, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाले को कहते हैं मोह असंबद्धता। इसे हम याद करा देंगे, ट्रिक पर सारी असंबद्धताओं को हम याद कराएंगे। आप थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग। अब क्रस्ट का जो रासायनिक संगठन है उसे कहते हैं सियाल। क्रस्ट के रासायनिक संगठन को हम सियाल कहते हैं। इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम के यौगिक मिलकर इस क्रस्ट का निर्माण करते हैं। ध्यान दिया जाए मित्रों, ये क्रस्ट जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम के यौगिक मिलकर इसका निर्माण किए हैं, तो इससे रासायनिक संगठन इसका है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। अगला मेंटल की बात करते हैं, तो मेंटल में ध्यान दिया जाए, मेंटल की जो गहराई है वो 33 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल पाया जाता है। जी हाँ, अब इस मेंटल को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक ऊपरी मेंटल कहलाता है, एक निचला मेंटल कहलाता है। तो जो ऊपरी मेंटल है उसकी गहराई है 33 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर की गहराई तक, और जो निचला मेंटल है ये 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक स्थित है। अब ध्यान दिया जाए, इस मेंटल में 70 से, यानी ऊपरी मेंटल जो है 70 से 150 किलोमीटर की गहराई में अर्ध तरल पदार्थ पाए जाते हैं, जहां पर भूकंपी तरंगे अचानक कम हो जाती हैं। और इस हिस्से को प्रश्न के रूप में जो पूछा गया है कि स्टेनोस्फीयर कहां स्थित है। तो जब सिविल की परीक्षाएं होती हैं तो उसमें ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, कोर, इस तरह से प्रश्न आ जाता है। लेकिन जब वनडे टाइप के एग्जाम होते हैं तो उसमें यही पूछा जाता है कि स्टेनोस्फीयर स्थित है, तो होता है उसमें मेंटल। लेकिन ध्यान दिया जाए, हमने बताया 3300 से लेकर 700 किलोमीटर। अब ध्यान दिया जाए तो 70 से 150 किलोमीटर की गहराई में स्टेनोस्फीयर पाया जाता है, जिसे जोन ऑफ लो वेलोसिटी के नाम से हम जानते हैं। ये अर्ध तरल अवस्था है जहां पर भूकंपी तरंगे अचानक कम हो जाती है। आइए मित्रों, अब इस ऊपरी मेंटल को और निचली मेंटल को अलग करने वाला जो असंबद्धता बना उसका नाम है रेवती असंबद्धता। यानी जो ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करता है उसे कहते हैं हम रेवती असंबद्धता। अब आइए हम देखते हैं कोर की बात करते हैं। तो कोर, अब इसकी रासायनिक संगठन थोड़ा सा देख लीजिए मेंटल में। तो मेंटल का जो रासायनिक संगठन है उसे हम सीमा कहते हैं, और सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम के यौगिक से मिलकर बना है मेंटल। मित्रों ध्यान दिया जाए तो ये मेंटल जो पृथ्वी का मध्यवर्ती हिस्सा कहलाता है, पृथ्वी का मध्यवर्ती हिस्सा कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं मेंटल। अब आइए कोर या क्रोड। अब यहां पर ध्यान दिया जाए तो कोर या जो क्रोड है ये पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा है। पृथ्वी का कैसा है? आंतरिक हिस्सा है। यहां पर घनत्व सबसे अधिक है। इसकी तुलना में मेंटल में घनत्व कम है और इसकी तुलना में यहाँ क्रस्ट पर घनत्व पृथ्वी पर कम है। ध्यान दिया जाए, यहाँ पर गैसीय अवस्था, अर्ध तरल अवस्था प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और यहाँ का जो घनत्व है वो सबसे अधिक है। तो कोर की जो गहराई है वो ध्यान दिया जाए 2900 किलोमीटर से लेकर
6371 किलोमीटर ये कोर की गहराई है। लेकिन कोर को भी या क्रोड को भी दो भागों में बांटा गया। जी हाँ मित्रों, ऊपरी कोर जो 2900 किलोमीटर से 5120 किलोमीटर के बीच में स्थित है और निचला कोर जो 5120 किलोमीटर से कितना 6371 किलोमीटर के बीच स्थित है। अब ध्यान दिया जाए तो कोर को बांटने वाली असंबद्धता का नाम क्या है? कोर को। तो कोर को बांटने वाली, ध्यान देना, पहला तो प्रश्न पूछेगा कि मेटल और कोर को अलग करने वाली असंबद्धता का नाम। तो मेटल और कोर को ये देखिए ये असंबद्धता अलग कर रही है जिसका नाम है गुटनबर्ग। जी हाँ, जिसका नाम है गुटनबर्ग। और ऊपरी कोर को निचली कोर से अलग करने वाली असंबद्धता का नाम क्या है? इसका नाम है लेमेन। लेमेन अर्थात इन चारों असंबद्धताओं को यदि थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहले तो जो प्रश्न बनते हैं वनडे के एग्जामों में या सिविल की परीक्षाओं में, वो क्या प्रश्न है? जैसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि महाद्वीप और महासागर स्थित होते हैं, ध्यान दिया जाए, महाद्वीप और महासागर स्थित होते हैं। पहला विकल्प दे देगा क्रस्ट, दूसरा दे देगा क्रस्ट और मेंटल, तीसरा दे देगा केवल मेंटल, चौथा दे देगा क्रस्ट, मेंटल और कोर। जी हाँ, तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा क्या? केवल और केवल क्रस्ट। क्रस्ट में महाद्वीप और महासागर स्थित हैं। ध्यान दिया जाए, क्रस्ट में महाद्वीप और महासागर स्थित हैं। अब आइए, ये जो चारों असंबद्धताएं हैं, इनको कैसे याद करेंगे? तो घबराने की कोई बात नहीं, नाम कह रहा है जैसे पूछ लिया जाए। हमने बताया कि मोह असंबद्धता किसको अलग करता है? क्रस्ट और मेंटल को। फिर हमने बताया रेडियल असंबद्धता ये क्या करता है? मेंटल को दो भागों में बांटता है, ऊपरी और निचली। फिर ये गुटनबर्ग मेंटल और कोर को, और फिर ये लेमेन ऊपरी कोर और निचली कोर। जी हाँ, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो ध्यान दिया जाए, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। जब किसी व्यक्ति का दांत दर्द होता है, जब किसी व्यक्ति का दांत दर्द होता है गांव में, तो ध्यान दीजिए, गांव में लोग डॉक्टर के पास बहुत कम पहले जाते थे। हम लोग जब हाई स्कूल वगैरह में थे तो दादी उदी का दांत जब दर्द करता था तो दादी उदी बहुत डॉक्टर कहाँ, अपने से डॉक्टर लोग बन जाते थे। तो एक बार मैंने देखा कि जब दांत में दर्द हुआ तो लोगों ने कहा कि गुल कर लो, गुल, ये गुल मंजन होता है, गुल करने से दांत का उसमें नशा होता है, आप लोग करिएगा मत। ये केवल मैं आपको ये असंबद्धता याद करने के लिए बता रहा हूं। बहुत नशा होता है और उसमें कई बार लोग चक्कर करते हैं, जिसको कभी नशा करने की आदत नहीं, वो बेहोश भी हो जाता है। तो अब कैसे इसको हमने ट्रिक के रूप में लिया है? तो एक बार ऐसे ही दादी के साथ हुआ और दादी ने क्या किया? दादी ने अपने मंजन में गुल मंजन को मिला दिया। और हम लोग छोटे छोटे थे तो जब भी कहती थी तो बोलती थी मोर गुलवाला, मोर गुलवाला। हमने कहा मोर गुलवाला, यानी जो मंजन करती थी गुल मंजन उसी को मांगती थी। तो हमने वहीं से, उसी बचपना से एक दिन सोचे और ये असंबद्धता कैसे याद कराया जाए, इसके बारे में एक ट्रिक बनाया मैंने। और वो ट्रिक क्या है? दादी ने मुझसे मांगा मोरे गुल। अब ध्यान दिया जाए, मोरे गुल, तो मोरे गुल का मतलब क्या निकला? अब थोड़ा समझिएगा, मोरे गुल, तो सारे असंबद्धताओं का नाम इसमें आ गया। केवल एक शब्द आपको याद रखना है, मोरे गुल। मोह से मोह असंबद्धता, जो किसको किसको अलग करती है?
क्रस्ट और मेंटल को। रे से रेपटी, जो किसको करती है, ध्यान दिया जाएगा, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल को। और गु से घुटनबर, गु से घुटनबर, ये किसको करती है, मेंटल और कोर को। और ल से लेहमेन, ल से लेहमेन। तो मोरे गुल, जो हमारे बच्चे हमसे ऑनलाइन में पढ़े हैं वो देखते ही तुरंत बता देंगे, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो याद करते हैं, रटते हैं। और कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनेशन का इतना प्रेशर होता है कि वो सारी चीजें विस्मृत होने लगती हैं, भूलने लगती हैं। जी हाँ मित्रों, तो इसी प्रकार जहां आप भूलते हैं उसको हम क्या करते हैं, याद कराने का प्रयास अपने ट्रिक के माध्यम से करते हैं। तो जैसे है मोरे गुल, अब कभी आपको नहीं भूलेगा। मोरे गुल मतलब मो से मोह संबंधता, रे से रेपटी असंबंधता, गु से घुटनबर और ल से लेहमेन। तो इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो भूकंपी तरंगों ने अध्ययन किया, भूकंपी तरंगों के माध्यम से जो हम लोगों ने अध्ययन किया, उसमें पृथ्वी की ये संरचना निकल के आई। ध्यान दिया जाएगा, क्रोड का जो रासायनिक संगठन है वो क्या है, वो है निफे, अर्थात निकिल और फेरस, निकिल और फेरस। तो इस प्रकार, और इस क्रोड को गुरुत्वीय मंडल के नाम से या गुरुत्व मंडल के नाम से भी इस क्रोड को हम लोग जानते हैं। यहां मित्रों, मैं मनोज कुशवाहा जो प्रयागराज में समर्पित कोचिंग के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूं, यह कोचिंग विगत 12 वर्षों से अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। चाहे वो वनडे के एग्जामों में लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, पीडीओ हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इन तमाम परीक्षाओं में हम लोगों ने अच्छा सफलता दिया है। हमारे जो सफल स्टूडेंट जिन पोस्ट पे होंगे वो हमें देख रहे होंगे, उन्हें बड़ी खुशी मिल रही होगी। और सिविल सेवा में भी, यानी पीसीएस में बच्चे हमारे, चाहे वो सेल्फ टैक्स कमिश्नर हो, डिप्टी एसपी हो, ये पोस्ट पर हमारे बच्चे पहुंचे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि समर्पित कोचिंग जो अपना कीर्तिमान स्थापित कर रही है, और इसमें आपका सहयोग बहुत ही अपेक्षित है। इसलिए मित्रों, YouTube चैनल है जिसका नाम है समर्पित कोचिंग, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक जरूर करिए, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। और इसी प्रकार मैं आपको अलग अलग टॉपिक से रूबरू कराता रहूं। मित्रों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिर आपसे मुलाकात हमारी होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।